चलिए भाई, तो ये जो वीडियो बन रहा है वो 11th क्लास का जो एग्ज़ाम सामने है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो 2025 2024 2025 सेशन के जो बच्चे हैं, जिनका एग्ज़ाम 20 21 22 को होना है, उसके लिए जैक के द्वारा हमारा एक मॉडल सेट है ना निकाला गया है। अभी एक ही सेट निकला हुआ है। तो इस वीडियो में हम उस मॉडल सेट के जो 40 क्वेश्चन हैं, उन पर एक 40 क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, ताकि अगर ये सवाल आए तो ये बन ही जाए, या अगर इसके जैसा भी कुछ आता है तो वो हमें सवाल बनाने में जरा सा भी दिक्कत ना हो, है ना। तो ये जो वीडियो होगा, बहुत ज्यादा भी हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टर्म्स पढ़ेंगे कि आखिर वो अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका मतलब क्या है, ताकि मेरा एग्जाम अच्छे से जा सके, हम लोग 80 90% एक अच्छे है ना ऐसे स्कोर कर सके, इसमें किसी का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो सवाल है वो बोला गया है कि व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2। इसके बाद फिर इधर लिखा हुआ है CH2OH, मतलब है ना CH3 CH2 CH2 और OH, इसका आईपीएसी नाम बोलने को बोला है। तो आईपीएसी नेम कैसे बोलते हैं भाई? तो सबसे पहले मेन चेन चुनेंगे फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करते हुए। तो ये हमारा मेन चेन हो गया। हमारा जो OH है वो हमारा क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, तो नाम क्या होगा भाई? तो पहले नंबरिंग 3 कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन इसी कारण से इसको बोला जाएगा प्रो। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे तो ईथ है, यहाँ पे मीथ है, यहाँ पे ब्यूट है। मतलब अगर हम पूरा नहीं भी जाने तब भी हम इसका आंसर मार सकते हैं, क्या होगा? सी। क्योंकि सी में ही ना सिर्फ प्रोप लिखा हुआ है। मतलब ये मतलब 2 कार्बन में मतलब 1 कार्बन हो गया, ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गया, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 कार्बन। तो हम पूरा नहीं भी जानेंगे तब भी मेरा सी होगा। हालांकि 3 कार्बन था, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, तो एन और अल्कोहल को क्या ऑल, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। तो पहला आंसर क्या होगा मेरा? क्वेश्चन सी। चलिए, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बोला गया है कि द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, मतलब ये जो हमारे बीच में दिए गए हैं, ये सब के सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो बोला कि अगर इन सभी हाइड्रोकार्बन को अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? देखिए बताते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर होता है, अगर आपको कभी आएगा सवाल में, और अगर उसका रिएक्शन किसी ब्रोमीन के साथ करते हैं, तो ये जनरली रिएक्शन करता है एडिशन का, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो कौन से करने? देखिए, तो आपके पास हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले मिलेंगे, कोई डबल बॉन्ड वाला मिलेगा, तो कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला मिलेगा। देखिए, तो सिंगल बॉन्ड वाले तो जोड़ सकती नहीं, क्योंकि इसको कोई भी बॉन्ड अगर इसमें जुटने जाएगा कार्बन में तो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, इसका आंसर ब्रोमीन तो सबसे कम। तो जुड़ सकता है एक हमारा डबल बॉन्ड में और एक ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में मात्र एक ही बॉन्ड डिसोसिएट हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड टूट सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 पाई है, इसमें 2 2 पाई है। इसका मतलब जो सबसे जल्दी एडिशन का काम करेगा वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब जिस किसी के पास भी अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें ब्रोमीन का रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं हमारे दिए हुए क्वेश्चन में। पहला है इथीन। इथीन मतलब किसको बोलते हैं? 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। दूसरा में इथाइन है। इथाइन किसको बोलते हैं? 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। एक बेंजीन है, बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है। और इथेन है, इथेन मतलब है ना सिंगल सिंगल बॉन्ड। देखिए, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बी नंबर ऑप्शन में मेरा क्या है बताइए? ट्रिपल बॉन्ड। इसी कारण से ऑप्शन क्या होगा मेरा? बी नंबर ऑप्शन। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। चलिए, अगर हम तीसरा सवाल की ओर जाएं तो तीसरा सवाल में क्या है भाई? द मोलारिटी। देखिए, मोलारिटी का सवाल आ गया। ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले पता चला कि हमसे पूछा गया है मोलारिटी सॉल्यूशन, जिसमें कंटेनिंग क्या दिया है? 5 मोल दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कितना दिया है? 5 मोल इन 2 लीटर सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। देखिए, मोलारिटी का 2 फॉर्मूला होता है, मैंने होता है एक ही है मोलारिटी का। क्या?
नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर, है ना, वॉल्यूम इन लीटर, एक तो ये हुआ। अगर हमें मोल्स और वॉल्यूम दोनों दे देते तो बहुत ईजी बात है ना। फिर हम लोग निकालते थे मोलारिटी कैसे, तो नंबर ऑफ मोल्स गुना 1000 बटा वॉल्यूम इन ml। ये कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमारा मोल्स तो दिया हो लेकिन वॉल्यूम दिया हो ml में। अरे पता था कि अगर हमें मोल्स भी ना दे तो उसको निकालते थे तो कैसे, वेट बाय मोलर मास गुना 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो मोलारिटी का कौन सा, ये इसी फॉर्मूला से ये डिराइव हुआ था। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ देखते हैं, हमें मोल दिया हुआ मतलब एन तो दे दिया हुआ है, वॉल्यूम भी लीटर में, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा जो मोलारिटी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स दिया हुआ है हमारे पास 5, वॉल्यूम दिया हुआ है 2, कितना होगा 2.5, 2.5 मोलर। मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा इसका, ये नंबर ना। स का जो आंसर है वो क्या है हमारा, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है व्हाट इज द इम्पिरिकल फॉर्मूला। चलिए इस सवाल को भी हमने क्लास में बहुत बार पढ़ा है। ये इम्पिरिकल फॉर्मूला को लेकर के है ना, बहुत ही सवाल हमने बनाया है कि क्या होता है। सो इम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में उसका जो, जैसे देखिए कोई भी कंपाउंड होता है, तो उसका दो फॉर्मूला होता है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है इम्पिरिकल फॉर्मूला। से एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन रही मेरे पास, तो बेंजीन बना है कार्बन से और हाइड्रोजन से। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने कार्बन है इसके पास और एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन है, अगर उसके, है ना, एक मोल में कितने, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है, सबको अगर लिखिए, जैसे कार्बन कितने थे बेंजीन में, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो ये कहलाता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, मतलब अगर ये आइटम है उसमें अगर कोई संख्या कॉमन आ जाता है, तो कॉमन क्या है, इसमें 6, इसमें भी 6 है, तो 6 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा सी और एच। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उस मॉलिक्यूल का, है ना, मतलब सब कॉमन लेने के बाद, तो ये जो बचता है ना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, वही कहलाता है आपका इम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसको निकालने के लिए आपके एग्जाम में 2-3 तरह के सवाल आते हैं कि पहला तो आपको फॉर्मूला दे दे और आपको बोले इंटीग्रल फॉर्मूला, तो सिंपल है कि आप कॉमन लीजिए बना दीजिए। और एक आता है इस तरीके का परसेंटेज टाइप से, तो इसको भी बनाना कैसे तो बताते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आएगा अगर आपके पास, है ना, तो सबसे पहले देखिए आपको कौन कौन एलिमेंट दिया हुआ है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, मतलब मेरे पास कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन, मतलब मेरे पास हाइड्रोजन है, और 53.3% ऑक्सीजन, मतलब 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का कितना दिया हुआ है भाई, तो 40%, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 6.7%, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 53.3%, ऐसे दिया हुआ है। कैसे बनाना देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इन सबको जितना भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको बदल दीजिए ग्राम में। तो ये हो जाएगा 40 ग्राम, हाइड्रोजन हो जाएगा 6.7 ग्राम, वजन कितना दे दिए 53.3 ग्राम, निकल गया। मतलब क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में जिन जिन एलिमेंट का हमें जो परसेंटेज गिवन होगा उस परसेंटेज को बदल देंगे क्या हम लोग ग्राम में। उसके बाद ग्राम बदलने के बाद, है ना, ईच आइटम का हम लोग, है ना, एक मोल्स निकालने का कोशिश करेंगे कि कितना इसमें मोल प्रेजेंट है। कैसे निकलता है भाई मोल, जो मास दिया होगा उसके एटॉमिक मास डिवाइड करके, जैसे कार्बन है तो 40/12 कर देंगे, हाइड्रोजन है तो जो इसका वजन है 6% डिवाइड कर देंगे 1 से, ऑक्सीजन है तो 53.3 डिवाइड कर देंगे तो कितना होता है 16 से, ऐसे कर देंगे। तो डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। चलिए इसको हम अभी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, आप वहाँ कर लीजिएगा, है ना। तो 40 डिवाइडेड बाय अगर 12 करते हैं तो ये आता है आपका 3.33 के अप्रॉक्स, ये आएगा आपका 6.7 के अप्रॉक्स, ये भी डिवाइड कीजिएगा तो आपका 3.33 के अप्रॉक्स। अब जब इतना आ जाएगा, देखिए तो ये एक्चुअली क्या बता रहा है, आपको बता रहा है उस कार्बन के संख्याओं को। लेकिन हम जानते हैं किसी भी फॉर्मूला में आज तक इतना फॉर्मूला लिखे होंगे, किसी का भी नंबर देखिए, जैसे हम बेंजीन का लिखे तो 6 कभी डेसिमल में रहता है क्या, नहीं। तो क्या करना होगा, ये भी आपको डेसिमल में मिल सकता है, इसको डेसिमल में बदलने क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, जैसे 3 नंबर आएंगे, इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3.33 है, या 6.7 है,
ना 3.33, तो सबसे छोटा कौन हुआ 3.33। तो हम सबको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के जो नंबर हैं, इसका था 3.33, इसका था 6.7 तथा 3.33। तो हम सभी को डिवाइड कर देंगे सबसे स्मॉलेस्ट से। तो सबसे स्मॉलेस्ट 3.3 है, तो 3.33 से, इसे भी 3.33 से, इसको कितना 3.33 से। अब डिवाइड की जगह तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा अप्रोक्स में, कट जाएगा तो कितना 1, 3 टू जा में कट जाएगा ये 2, ये कितना होता है 1 में। मतलब मेरा कार्बन हुआ 1, हाइड्रोजन हुआ 2, ऑक्सीजन हुआ 1। तो ये ही कहलाएगा मेरा इम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब CH2O कहाँ पे है देखिए, CH2 है कहीं, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल विथ n बराबर 3। अगर किसी का एक सेल है जिसका n इक्वल टू 3 है, देखिए n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप पढ़ेंगे इसको है ना, से बोलते हैं ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये बताता है सेल के बारे में, जैसे होता है ना पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल की एलिमेंट के ऐसे। तो अगर हमें एन का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब हमारे पास बात हो रहा है थर्ड सेल का। अब थर्ड सेल आपको पता होना चाहिए, थर्ड में 3 का एस होता है, थर्ड सेल में पी भी होता है, और थर्ड सेल में डी भी होता है, एफ नहीं होता है। एफ आता है स्टार्ट 4 से, जैसे पहला सेल में सिर्फ एस होता है, दूसरा सेल में एस और सिर्फ पी। जैसे फर्स्ट में आइएगा तो सिर्फ एस मिलेगा आपको, सेकंड में आइएगा तो सेकंड में एस भी मिलता है, सेकंड में पी भी मिलता है। वैसे थर्ड में आएगा तो 3 में एस भी, पी भी, डी में। वैसे 4 में जाइएगा तो 4 में एस भी मिलता है, 4 में पी भी मिलता है, 4 में डी भी मिलता है, 4 में एफ भी मिलता है। तो बोला जा रहा है कि अगर मेरा कोई क्या बोला जा रहा है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल विथ एम बराबर 3, मतलब अगर 3 है तो इसमें कितने ऑर्बिटल मिलेंगे। तो देखिए तो एस के पास कितना ऑर्बिटल होता है 1, पी के पास कितना होता है 3, और डी के पास कितना होता है 5। 1 2 3 4 1 5। तो हमें पूरे थर्ड में, तो ये भी थर्ड में है, ये भी थर्ड में, ये भी थर्ड में, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तीनों को जोड़िएगा कितना जाएगा 9। मतलब थर्ड सेल में आपको टोटल 9 ऑर्बिटल मिलेंगे, तभी ना 18 इलेक्ट्रॉन को भर पाता है, एक में 2 भराता है ऐसे करके। तो इसी कारण से है ना, या तो इसको सिंपली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे सेकेंड में कितना भरते हैं लोग 8, मतलब इसमें 4 ऑर्बिटल होगा, एक एस का और एक 3 पी ऐसे। तो हाँ, तो मैं थर्ड सेल का है तो 9 इसमें ऑर्बिटल पाए जाएंगे। मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, कि अमोनिया में कितना बॉन्ड होगा उस अप्रोक्स को बताइए। देखिए अब कोई भी बॉन्ड एंगल का सवाल आता है तो वो सवाल आपसे तभी बनेगा जब आप उसका प्रॉपर शेप जानिएगा तब, क्योंकि शेप से ही स्टार्ट होता है। sp होता है तो लीनियर 180 डिग्री, sp2 हुआ तो ट्रायगोनल 120 डिग्री, sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल 109 डिग्री के आसपास, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। जैसे अगर हम है ना क्या बोले अमोनिया का अगर हमें बनाना है तो देखिए, तो अगर हमें अमोनिया का बनाना है तो NH3, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म स्ट्रक्चर। तो सेंटर में क्या है नाइट्रोजन, तो सेंटर में रहा नाइट्रोजन, तो कितना होता है ये एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5, और 5 अपने इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो नाइट्रोजन जिसके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। अब इसके बगल में कौन है बताइए, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। इसके बावजूद 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो जो बचता है उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। ये जो बना सो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बने हैं 3, लोन पेयर मेरे पास है 1। दोनों को जोड़िएगा तो निकल जाएगा आपका 4, मतलब इसमें 4 बॉन्ड का जरूरत होगा, 4 ऑर्बिटल का जरूरत होगा। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। और sp3 का जियोमेट्री तो ये क्या होता है आपका, ये हम पढ़ाए क्लास में टेट्राहेड्रल। इसका मतलब इसमें देखिए 1 2 3 4 ऐसे देखेगा ये हमारा कैसा हुआ, इसका हुआ टेट्राहेड्रल। सब मेरा जो अमोनिया है वो हुआ टेट्राहेड्रल। और टेट्रा में कितना एंगल होती है 109.5 डिग्री ऐसे। अब लेकिन थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है,
अब यहाँ पे तो 109 दे दिया है ऐसे, तो आप तो इसको गलत टिक कर दीजिएगा, लेकिन हो जाएगा गलत। 109 होगा। देखिए 109 कब होता है, जब अगर चारों के चारों बॉन्ड एक बॉन्ड रहे तब, मतलब सबके सब इक्वल रहे तब। ये देखिए अमोनिया के केस में क्या है कि 3 बॉन्ड है, मतलब अमोनिया में क्या है कि एक तो लोन पेयर है और 3 ही ना बॉन्ड है, 1 2 3। और हम बतलाए थे क्लास में कि एक लोन पेयर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा रिपल्सन कर देता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर से। मतलब अगर कोई दो एटम में एक बॉन्ड और बॉन्ड में जब रिपल्सन होगा तो थोड़ा कम होगा, जबकि अगर एक लोन पेयर आता है तो थोड़ा चीजों को ज्यादा सिकोड़ देता है। तो सिकोड़ने के कारण से देखिए यहाँ का जो एंगल था उसको होना चाहिए था 109.7 डिग्री, लेकिन इस लोन पर के आने कारण से ये थोड़ा सा उधर पुश हो जाएगा, इधर धकला जाएगा। धकलाने के कारण से ये 109 से थोड़ा कम हो जाएगा। और देखिए 109 से कम क्या है, मात्र 107। इसका मतलब ये हो जाता है कितना, 107 डिग्री के आसपास। इसी कारण से इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, बी, है ना, 107 डिग्री। समझ में आया। अमोनिया, यही वाटर रहता तो वाटर में दो दो लोन पेयर होते हैं, वो और कम कर देगा उसको, इसको 104 डिग्री कर देता है। हाँ 109.5 कब होगा, जब अगर उसके चार के चारों बॉन्ड, जैसे मिथेन रहता, जैसे CH4 रहता, तो कार्बन इसमें चारों के चारों बॉन्ड ही है, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसी कारण से है ना, यहाँ पे कोई रिपल्सन बहुत ज्यादा नहीं हो, इसका कारण से 109.5 डिग्री रहता। लेकिन अगर ये वाटर होता, इसमें 2 H होते हैं और इसमें 2 लोन पेयर होता है, तो इसमें तो और ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, इसी कारण से ये 107 से भी कम, ये 104 पॉइंट आसपास का आता है। मतलब सोचिए कितना कम हो जाएगा। तो मेरा जो 6 का आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा बी नंबर ऑप्शन, 107 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। बोला है कि द हीट रिलीज, कितना हीट रिलीज होगा व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म इन द कंबसन रिएक्शन। कंबसन मतलब देखिए कभी भी कंबसन आ गया इसका मतलब जलाना, जलाता कैसे, ऑक्सीजन से। मतलब अगर आप एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं, वाटर बनाना है और उससे बना रहे हैं आप वाटर, और ये एक ही मोल बनाना है, तो कभी भी देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का मतलब हो गया कंबसन रिएक्शन। और कंबसन में हमेशा क्या होता है, एनर्जी बाहर की ओर निकलता है। एनर्जी बाहर की ओर बोल रहा है, आगे कितना एनर्जी निकलेगा। देखिए तो ये एक मेमोरी बेस्ड सवाल हो गया कि वाटर बनने के दौरान जो एनर्जी निकलता है, पहले बात देखिए सबसे लगा कोई तुक्का भी मारता है। देखिए तो एनर्जी अगर प्लस में है मतलब इसको देना पड़ेगा, और एनर्जी अगर माइनस में है इसका मतलब निकलेगा। इसका मतलब ए और सी तो आंसर नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है हीट रिलीज, अगर हीट निकल रहा है तो एनर्जी हमेशा माइनस में होगा। या तो आंसर होगा बी या तो आंसर होगा डी। अब इसमें बी और डी में जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, है ना, ये आपका -285 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आपका एनर्जी रिलीज होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये थर्मोडायनामिक्स का मेमोरी बेसिक है। एक पानी अगर आपको बनाना है 1 मोल ऑक्सीजन को जला करके, तो उसमें आपको 285 किलो जूल के आसपास एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। चलिए इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। बोला है द कंजुगेट एसिड ऑफ HCO3 इज माइनस। देखिए ये भी एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ना। देखिए बताते हैं जी, ये कहानी है एसिड बेस कंसेप्ट का। एसिड बेस कंसेप्ट का, एसिड बेस में बहुत कहानी है। जिससे पहले बच्चा में क्या सीखते थे, H+ जो देगा वो एसिड, जो OH देगा वो बेस। फिर थोड़ा उसमें मॉडिफाई किया गया ब्रोंस्टी के द्वारा, जो बोला गया कि देखिए अगर कोई कंपाउंड आपको H+ डोनेट करता है वो कहलाता है एसिड, ये तो जान रहे हैं। और अगर वो H+ एक्सेप्ट करता है, मतलब वो OH के कंसेप्ट को ही हटा दिया, ये कहलाता है बेस। और इसी से बनता है कंजुगेट एसिड भी। कंजुगेट बताते हैं, जैसे अगर आपको एक बेस है, मतलब आपको अगर हम शुरुआत में कोई बेस दे दिए, और बेस क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो अगर ये जब H+ को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ जो बनेगा H+ में जुड़ा रहेगा, तो बेस से जो बनता है उसे बोलते हैं कंजुगेट एसिड। समझ। सिमिलरली अगर मेरे पास मान लीजिए कोई एसिड रहेगा, अगर ये पहले मेरे पास एसिड है तो इसके बाद पक्का H होगा, और ये H+ किसी को दे दे, तो यहाँ पे जो बचेगा H+ छोड़ने के बाद यहाँ पक्का माइनस बचेगा कि H+ निकाल रहे बाहर। तो जो एसिड से जो बनता है उसे बोलते हैं हम
कंजुगेट बेस। समझ में आ गया? मैंने अगर तुमसे बोल रहा है कंजुगेट एसिड मतलब 100% ये क्या होगा? बेस होगा। तो ये बेस है, आप इसको H+ दे दीजिए। तो H+ देने के बाद जो बनेगा वही कहलाता है कंजुगेट एसिड। देखिए कंजुगेट हमेशा बनता है, तो अगर एसिड बनाना है मतलब बेस से बनेगा, और अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो मतलब एसिड से बनेगा। तो हमें बनाना है कंजुगेट एसिड, तो बनेगा बेस से। तो ये हमारा HCO3- ये हमारे लिए है बेस। अब इसमें H+ दे दीजिए, बेस मतलब H+ देता है, तो H दे देगा, क्या होगा? तो H, एक H से 2 H हो जाएंगे, H2CO3, और माइनस H+ इंटर कर देगा। तो ये जो बना बेस से, ये जो बना वही कहलाया क्या? कंजुगेट एसिड। तो हमारा H2CO3 जहां ऑप्शन होगा कौन है हमारा? बी नंबर, ये क्या हमारा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। ये तो आता है हमेशा ना, एक क्वेश्चन आना है कि Fe2O3 है, कैसे बनाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? जिसका पूछा है उसको हम एक्स मान लेते हैं, बाकी उसके अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको खुद जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आयरन है और ऑक्सीजन दो ही चीज है। आयरन का पूछा गया जिसको हम एक्स मानेंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? तो -2। कैसे निकाल लेते हैं? तो देख लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, लिया तो कितना लिया? 2, इसी कारण से -2। अगर एक लेता तो -1, देता तो +1, एक देता तो +1, दो देता तो +2, इस तरीके से। तो मतलब आयरन का एक्स, क्योंकि इसे पूछा जा रहा है ना। ऑक्सीजन का -2 ये हम खुद जानेंगे। उसके बाद निकालिए, तो बताइए कितने आयरन है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ एक्स, और 2 आयरन है तो गुना 2, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, और इतने कितने हैं? 3, तो गुना 3 इक्वल टू, इसमें कोई चार्ज नहीं तो बराबर क्या? 0। तो सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2x - 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +6/2, अगर x इक्वल टू +3। तो मेरा आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3 है। तो ऐसे भी देखिए, ऐसे क्या हमारा क्या आंसर इसमें? बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड। किसको एल्डिहाइड बोलते हैं? देखिए कोई चीज जैसे अगर OH रहता है तो हम इसे अल्कोहल बोलते हैं। CHO को ही कहा जाता है क्या होता है? ये एल्डिहाइड। COOH को हम बोलते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड, और NH2 को बोला जाता है अमीन। ये अगर ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, तो जो ऐसा उपस्थित होता है उसके अनुसार से उसका नाम। तो मुझे पूछा एल्डिहाइड कौन है, तो एल्डिहाइड CHO है। तो हमारा ऑप्शन ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेजोनेंस इफेक्ट। किसमें हमें रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए रेजोनेंस शो करने के लिए सबसे पहला बात, उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए। पहला चीज तो देखना है आपको, बिना पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा नहीं। दूसरी बात, इकलौता पाई बॉन्ड से नहीं होगा, है ना, उसमें कम से कम आपके पास, है ना, अल्टरनेट में होने चाहिए। उसमें और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, चार्ज वाला भी होता है कहानी। अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए, मतलब डबल है तो सिंगल, फिर डबल, इस तरह से होना चाहिए। तो बेंजीन देखिए, बेंजीन में अगर बेंजीन का देखिएगा तो बेंजीन में बिल्कुल, बेंजीन तो जाना ही जाता है रेजोनेंस का। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इथेन है, इथेन में तो कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, उसमें रेजोनेंस होने का चांस नहीं बनता। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन का अल्कोहल, और मतलब अल्कोहल, इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई पाई नहीं है। फिर मीथेन, मीथेन में पाई नहीं है, तो पाई सिर्फ बेंजीन के पास है। इसका मतलब बेंजीन सिर्फ किस होगा? रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ बेंजीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। देखिए अब इसमें बताते हैं, कार्बन तुम्हें मिलेगा 3 तरह का, या तो कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, या तो कार्बन डबल बॉन्ड, या तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बताते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन को हम sp3 बोलते हैं। डबल बॉन्ड है तो इसको sp2 बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp बनाता है। sp लीनियर होता है, ये ट्रायगोनल, ये टेट्राहेड्रल। तो बोल रहा है इथीन। इथीन में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो डबल बॉन्ड के साथ है, मतलब क्या होगा? sp2। मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ।
चलिए फिर से IPC नेम आ गया ये, तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CHO। पहले देखेंगे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है तो ये तो प्रोप होगा, एकदम क्लियर हो गया। तो मेरा C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, तो किसमें प्रोप है ही नहीं, ए और बी में ही सिर्फ प्रोप है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये जो CHO है वो क्या बताइए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखते हैं, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड के चलते एल। देखिए तो एल्डिहाइड का आंसर क्या होगा हमारा, प्रोपेनल। ये ओन लगा है, ओन का बोलते हैं कीटोन में, मतलब ये अगर बीच में होता, C डबल बॉन्ड O बीच में होता तब बोलते हैं कीटोन्स। इसलिए इसका आंसर क्या होता है, ए नंबर। चलिए बोल रहा है अगला सवाल कि द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल इज कॉल्ड। इथीन का रिएक्शन, इथीन बोलते हैं दो कार्बन, इथीन इन मतलब डबल बॉन्ड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, इसको क्या कहते हैं। देखिए सिंपल है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये जुड़ रहा होगा, किसको जोड़ रहा है, तो हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, इस कारण से कहलाएगा ये हाइड्रोजीनेशन। क्लोरीन को जोड़ते तो कहलाता क्लोरीनेशन, ब्रोमीन को जोड़ते तो कहलाता ब्रोमीनेशन, है ना। तो क्या जोड़ रही हैं, तो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, इसी कारण से हाइड्रोजिनेशन। ऑप्शन मेरा क्या होगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन। देखिए इस ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन से बहुत सारा सवाल है। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक जिसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, एक जिसके पास सिग्मा एंड पाई दोनों होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, और जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं इनको कहते हैं लोग सैचुरेटेड, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब किसी के पास अगर आगे आपका क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड, उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड। तो आपको बोला है कि कौन है सैचुरेटेड, मतलब किसी के पास सिंगल बॉन्ड, तो देखिए इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इथ नहीं हो सकता, इथीन डबल बॉन्ड ये भी नहीं हो सकता, मीथेन CH4 ये तो सिंगल बॉन्ड है, बेंजीन, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब क्या ऑप्शन पूछा हमारा, C मीथेन। चलिए फिर बोला है 17 नंबर क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ which period of the periodic table contains the noble gases helium, neon and argon। हीलियम, नियॉन और आर्गन जस्ट है, कौन से पीरियड में होता है, ये पहला में होता है, ये किस में होता है, दूसरा पीरियड में, ये किस में होता है, तीसरा पीरियड में। तो पहला दूसरा तीनों में, मतलब क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलिए देखिए कि किसके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा। देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर आप एक छड़ी को तोड़िएगा, दो छड़ी को तोड़िएगा और तीन छड़ी को तोड़िएगा, मतलब अगर तीनों लकड़ी है तो इसे तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा, इसमें उससे ज्यादा, इसमें और ज्यादा, मतलब ऐसा देखिए बॉन्ड का बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा समझ जाइएगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब ये डायरेक्ट क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा बॉन्ड है उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल है, मतलब उसमें उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब हुआ बॉन्ड तोड़ने में लगा एनर्जी। क्लियर है बात, ऐसे। तो अगर हम ऐसे देखें तो अब चलिए देखते हैं। तो पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वाला होता है, क्लोरीन, क्लोरीन भी सिंगल सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है, नाइट्रोजन क्या ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है। ये तो किसको तोड़ने में ज्यादा जोर लगेगा, तो नाइट्रोजन को, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा हमें नाइट्रोजन को डिसोसिएट करने में। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, द शेप ऑफ जिनन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल इज XeF4 का क्या होगा शेप। देखिए ज्योमेट्री अलग होता है, शेप अलग होता है। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं हम लोग कि XeF4, पहले तो इसका पहले में बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो सेंटर में कौन होगा, जेनन, हमें इसका एटॉमिक नहीं पता, लेकिन ये एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस कहने का मतलब जिसके है ना
क्या होते हैं बताइए? इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 8। देखिए अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है जैसे 54 तो ठीक है, आप जान जाइएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो ग्रुप भी पता कर लीजिएगा तो काम बन जाएगा। तो मतलब जेनन के बाहर में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब बगल में कौन है बताइए? 4 फ्लोरीन है। तो चलिए बना देते हैं। 1 फ्लोरीन सिंगल बनाता है, फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन और क्या चाहिए? 4 फ्लोरीन। तो हमारे ये 2 बच जाएंगे, एक और एक 2। तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड इसका कितना बनेगा बताइए? 4। बताइए लोन पेयर कितना बचेगा हमारा? 2। 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए क्या हाइब्रिडेशन करना पड़ेगा? sp3 और d2। ठीक है, इसका जो जियोमेट्री होगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो आया ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा? जिनन 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन। देखिए, लेकिन हमें सवाल में ज्योमेट्री नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है शेप। और क्या होता है बताइए? देखिए ज्योमेट्री जब हम बनाते हैं तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखना होता है। जैसे कहा देखिए ऑक्टेट्राहेड्रल देखा, ये जब शेप में देखा जाता है तो ओनली क्या बॉन्ड पेयर को देखा जाता है, सिर्फ बॉन्ड को। यहाँ लोन पेयर को देखा जाता नहीं है। शेप में मतलब एक्चुअल क्या होगा उसका शेप। जब हम जीनोन का बनाएंगे तो लोन पेयर हटा दीजिए, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन। अब इन सबको अगर मिलाइएगा देखिए तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। इसी कारण से क्या बोलते हैं इसको लोग? स्क्वायर प्लेनर। इसका जो शेप बनेगा क्या होगा? हमारा स्क्वायर प्लेनर। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे सवाल। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर? कौन सा मॉलिक्यूल क्या है पोलर? देखिए पोलर का जनरली लोग डिसाइड करते हैं चार्ज से, इसके पास चार्ज है, या तो इसको पता करते हैं लोग किस होता है? डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट से। तो जिसका डायपोल मोमेंट मान लीजिए 0 हो गया तो वो कहलाता है नॉन पोलर। न्यू से दिखाते हैं इसको। 0 हुआ तो नॉन पोलर। डायपोल मोमेंट मतलब उसमें कोई चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज नहीं है। और अगर किसी का डायपोल मोमेंट 0 नहीं तो कहलाता है पोलर। चलिए बार बार देते हैं। तो ये सब चीज पता चलेगा कैसे? जब आप सबका स्ट्रक्चर जानिएगा तब। ऐसे तो CO2 है तो CO2 का फोटो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। देखिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो पार्सली नेगेटिव इधर है, इधर खींच रहा है ऑक्सीजन तो ये भी पार्सली, मतलब ये इधर की ओर खींच रहा है, ये इधर की ओर। देखिए दोनों अपोजिट हो गए, तो इस कारण से इसका डायपोल कितना हो जाएगा? बताइए 0। चार्ज तो है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी कारण से 0। CH4 में तो कोई चार्ज ही नहीं, इसमें तो डायपोल होगा ही नहीं, मतलब कोई नहीं होगा। अमोनिया देखिए, तो अभी जस्ट उन्होंने निकाले थे इसका एक लोन पेयर, एक H, एक H और एक H। बताइए तो यहाँ बिल्कुल डायपोल इधर, सॉरी उल्टा, नाइट्रोजन खींचेगा अपनी तरफ। देखिए तो तीनों एक डायरेक्शन है, मतलब ऊपर की जाएगा, मतलब बिल्कुल ये मेरा जो अमोनिया है वो क्या होगा? आपका पोलर होगा, इसमें चार्ज होगा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे का सवाल करें। देखिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हैं क्योंकि जस्ट एक क्वेश्चन का है ना। कंसेप्ट के समय फिर बहुत ज़्यादा बताया जाता है ना। कभी ये आप पढ़े हैं तो क्विक से थोड़ा सा एक रिवीजन के लिए। चलिए व्हाट इज द मोलारिटी। चलिए फिर से मैं मोलारिटी का सवाल आ गया। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम। देखिए किसी के पीछे ग्राम लिखा हुआ है, मतलब हमें वेट दे दिया। वेट कितना होता है? 5 ग्राम। ठीक है, NaOH। देखिए अगर किसी भी कंपाउंड का नाम देता है किसी क्वेश्चन में, मतलब वो हमें बताना चाहता है कि आप मोलर मास निकालिए इसका। इसका मोलर मास निकालते हैं। सोडियम हो गया 23, ऑक्सीजन हो गया 16, हाइड्रोजन हो गया 1। जोड़िएगा तो कितना निकलेगा? 40। उसके बाद 250 ml, तो मतलब वॉल्यूम दे देगा कितना? बताइए 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए तो हमें वेट मोलर मास वॉल्यूम दिया गया, मतलब हमें मोलारिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? मोलारिटी इक्वल टू वेट बाय मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। हम लिख सकते क्यों लिखिए? क्योंकि वॉल्यूम में ml में दिया हुआ है। अब सब डाटा पुट कर दीजिए सिर्फ। तो वेट हो गया मेरा 5 ग्राम, मोलर मास है मेरा 40, ये चाहिए भी ग्राम में होगा तो मत देखिए। फिर क्या था? 1000 और वॉल्यूम कितना होता है? 250। तो 50 चार और कट जाएगा, फिर 5 है ना, 5 80 40 है ना, 8 बार में, और 4 दूनी 8, तो कितना होता है? 1/2, मतलब कितना? 0.5 मोलर। इसको हम सेमी मोलर भी कह सकते हैं। इसका मतलब
ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा हमारा सी नंबर ना 0.5 मोलर। आगे क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, किसके पास सबसे ज्यादा है ना क्या है मास परसेंटेज है कार्बन का। देखिए कभी भी जैसे मास परसेंटेज कहीं पर जाए कोई भी परसेंटेज तो कैसे निकलते हैं, जिसका परसेंटेज है तो ये तो पहले गुना होगा 100 से, कभी परसेंट निकालते हैं तो नीचे टोटल लिखते हैं। अगर मास निकाल रहे हैं तो नीचे लिखना पड़ेगा टोटल मास को, और जिसका निकाल रहे हैं है ना उसमें निकलना पड़ेगा उसका मास ऊपर को। तो कार्बन का निकाले तो मास, कार्बन का मास ऊपर होगा, टोटल मास नीचे होगा, गुना 100 होगा। तो बोल रहा है अगर ये चारों में अगर निकालेगा कुछ आपके पास कार्बन है तो किसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में मास है आपका कार्बन का। चलिए बारी बारी निकालते हैं। तो पहला मीथेन है, इसका टोटल मास निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा मीथेन में 12, कार्बन का हो गया 12, कार्बन हो गया 4, तो 12 कितना 16। तो अगर इसका हम लोग मास परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन का मास है 12, टोटल मास है 16 और गुना कितना 100। तो चलिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, चलिए तो 12 डिवाइडेड बाय 16 ये आएगा आपका 75%। मैंने मीथेन में आपका 75% कार्बन है, ठीक है। दूसरा अगर इथेन में आए C2H6 तो इसका टोटल मास निकालते हैं पहले। मास टोटल कितना गया 12 दूनी 24 और +6 कितना होता है 30। अच्छा इसमें कार्बन का मास कितना है भाई, तो 24, 24 है ना मास का, ठीक। तो मास पहले कितना होगा, तो 24/30 गुना कितना होता है 100। तो अगर 24 डिवाइडेड बाय क्या था ये 30, ये आएगा कितना आपका 80%। अब हालांकि अब ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। देखिए आप क्या देख रहे हैं, एक कार्बन 75 था, 2 कार्बन के बाद 80 हुआ, 3 कार्बन के बाद और बढ़ जाएगा, 4 कार्बन और बढ़ जाएगा, मतलब होगा पाइएगा ब्यूटेन में क्या होगा सबसे ज्यादा मास परसेंटेज देखने को मिलेगा। ताकि आप इसको निकाल के देख लीजिएगा यही निकलेगा ना, आपको ज्यादा मिलेगा। चलिए उसके बाद अगर हम आगे क्वेश्चन बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। देखिए सबसे पहले बात एसटीपी पे बात किया, ठीक है। तो एसटीपी पे हम क्या जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4। तो यहाँ पे बताइए तो हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 11.2 लीटर, तो 11.2 अपॉन में 22.4 कट जाएगा, कितना होती है 1/2 में कटेगा ये। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला 1/2। खैर हमें क्या पूछा है नंबर ऑफ आइटम्स बताइए इन, है ना ऑक्सीजन गैस। देखिए तो ऑक्सीजन गैस में क्या होता है ये O2 होता है, इसमें कितने आइटम होंगे, तो कितने आइटम होंगे उसके लिए देखिए तो क्या है बताइए एक मॉलिक्यूल अगर मेरे पास ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 2 आइटम है और दोनों दोनों ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे है ना हमें निकालना होगा कि अ, कितने मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल में 2 आइटम हुआ, तो 10 मॉलिक्यूल होगा तो 20 आइटम होगा, 50 होगा तो 50। सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालना होगा। तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे भाई, तो मोल्स पता है हाफ है मेरे पास भाई। और बताइए हम क्या बताते हैं एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो सोचिए हाफ मोल में कितने होंगे, तो हाफ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल मेरे पास है, ठीक है ऑक्सीजन का। अब एक मॉलिक्यूल में 2 आइटम है, तो इतना मॉलिक्यूल कितना होगा, तो 1 मॉलिक्यूल में 2 आइटम, इसी कारण से हाफ गुना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के पास कितना होगा, तो 2 गुना 1 इंटू हाफ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो टू टू कट जाएगा ये कितना करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम। इतने आइटम पाए जाएंगे किसमें हमारे ऑक्सीजन के, अगर 11.2 लीटर का रहेगा तब इसका मतलब इसका जो आंसर होगा हमारा ए। चलिए आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विथ 40% कार्बन 6.7% हाइड्रोजन एंड, ये सेम क्वेश्चन आ गया कुछ 10 बनाए थे पहले में क्या आया था बी नंबर ऑप्शन CH2। देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके है ना, ये सवाल एकदम डिट्टो सेम सवाल है विद डाटा। हमको लगता है लिखने समय उसको मिस्टेक हो गया है ना, तो सेम ही प्रिंट हो गया क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बना देंगे।
चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। बोला है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, कि किसी भी ऑर्बिटल का क्या शेप होगा। देखिए इसका, देखिए दो चीज, ऑर्बिटल का दो चीज हम लोग पता करते हैं, एक तो शेप और एक ओरिएंटेशन। शेप मतलब स्फेरिकल होगा कि डंबल होगा कि डबल डंबल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। सो रोटेशन का मतलब होता है तो वो एक्स एक्सिस की तरफ है, पी एक्स में है, जैसे पी की बात है तो पी वाई में है कि पी जेड में है, इस चीज को रोटेशन होता है ये। देखिए तो शेप बताने के लिए एस पी डी एफ का बताता है हमारा एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर, और रोटेशन बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बोल रहा है कि शेप किससे पता चलता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, कि अजीमुथल क्वांटम नंबर से, कि मैग्नेटिक से, कि स्पिन से। कौन सा हमारा वो अजीमुथल क्वांटम नंबर एल। एल से ना, जैसे एल का वैल्यू 0 होता है तो हम समझते हैं ऐसे वो मतलब स्फेरिकल होगा। अगर एल का वैल्यू 1 है मतलब उसका समझते हैं पी, मतलब वो पी शेप का मतलब क्या होगा, डबल शेप का होगा। जैसे कैसे हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता करते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल का क्या शेप होगा। चलिए आगे। बोला है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज डिटरमाइंड बाय, कितने है ना इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे सेल में। देखिए पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। अगर इस सेल का बात करें तो बताइए पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना होता है 8, तीसरा में कितना होता है 18, प्रथम कितना होता है 32। तो ये किस फॉर्मूला से आता है, देखिए तो कैसे आएगा बताइए, एक 2n² से, जहाँ n क्या है बताइए सेल, 2n² से। देखिए 2 2 जा 4, 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। मतलब हमारा जो किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा है ना, वो निकल कैसे 2n²। जैसे बोलेगा 5 में तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25 हो गया, और उसको गुना कर दीजिए कितना 2 से, कितना करती है 50। तो कैसे कितने 2n² से। चलिए आगे। बोला है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलिए ये आ गया, पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये जो कंसेप्ट है वो आप कहाँ पढ़े होंगे, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर के बाद, है ना। जब मैटर का डुअल नेचर है तो असर के, तो एक इलेक्ट्रॉन का है, इसका मास दे दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मास दे दिया, अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन वो बोल देता है तो मास आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, इसका 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। और मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और एच का वैल्यू दिया प्लैंक कांस्टेंट का, ये भी दे देता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो बोला वेवलेंथ निकालिए, लेमड़ा निकालिए। देखिए हम क्या जानते हैं कि लेमड़ा का क्या होता है एच बटा पी मोमेंटम, और मोमेंटम को क्या बता सकते हैं, तो एच बटा मास बना वेलोसिटी। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, तो 6.63 इंटू 10⁻34 बटा मास कितना था ये 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10 क्या था ये आपका 7। अब देखिए जी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करते रहना है, क्योंकि ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन से पकड़ना है। जैसे अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन में हम पूरा सॉल्व करके नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इसको पर ही बना देते। देखिए अब क्या कीजिए, अभी इन लोग डेसिमल को छोड़ दो, इसको सिर्फ डिवाइड करके देखो कि क्या आएगा। तो 6.63 डिवाइडेड बाई 9 पॉइंट अगर 1 करते हैं तो कितना आएगा भाई, है ना। तो 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1, ये आता है आपका 0.728। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 7 आना है, बाकी इस दो खाली दशमलव फेल होगा। अगर आप 4 ऑप्शन देखिएगा तो इसमें से मात्र एक ही पास 7 है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका एक होगा। अब खाली इसको अरेंज करने का देरी है ना। इसको इधर करेंगे तो 7.3 हो जाएगा, बाकी इधर बेटा कीजिएगा तो 10⁻11 आ जाएगा। ऐसे करके। तो ये था ऐसे ही, मतलब हम लोग अगर कभी ऑप्शन दिया है न्यूमेरिकल में तो उसको हम पूरा नहीं बनाते रहेंगे, है ना। उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको बना लिया जाए, है ना, ऐसे ही पढ़ लेंगे। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। बोला है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 34, मतलब एक कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 34 है, तो बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, किस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में करेगा। हालांकि देखिए इसको तो हम लोग दो तरीके बना सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं। देखिए आप जानते हैं क्रिप्टन, जिसका कितना होता है 36, नोबल गैस वाला। तो 36 में फिर पीछे कितना आ गया 35,
35 से कितना हो जाएगा 34, बताइए। ये लास्ट में आता है जी, लास्ट में क्या होता है पी ब्लॉक। मतलब मेरा जो 34 है किसमें होगा पी ब्लॉक में। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं जान पाते हैं तो सबसे सटीक तरीका होता है ब्लॉक जानने का कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, तो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो जिस ब्लॉक में ये खत्म हुआ समझिए वही है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए 34 है, तो आपको याद होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, फिर 4p6। देखिए यहाँ तक देख लीजिए। अब चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो आप सबको ध्यान होना चाहिए है ना। देखिए तो हमें ध्यान है, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, अच्छी कितना हो गया 36। तो 34 इसी में आ गया, मतलब P4 कर देंगे तो 34 हो जाएगा। 34 कहाँ खत्म हो बताइए पी में, इसका मतलब किस में बताइए पी ब्लॉक का है वो एलिमेंट। चलिए अगर ये खत्म होता एस में तो एस ब्लॉक का होता, अगर ये खत्म होता डी में तो डी ब्लॉक का होता। तो जहां पे वो खत्म हुआ है ना, जिस सबसेल में वो जाके खत्म होता है उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट होता है ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सवाल बहुत ज्यादा बार देखा गया है, बहुत गलती होता है बच्चा। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है चाहना, चाहत। तो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। देखिए तो बहुत बच्चा लोग इसमें फ्लोरीन मार देता है। देखिए फ्लोरीन बताते हैं ये अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, तो अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछता है तब फ्लोरीन। लेकिन अगर बोलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए फ्लोरीन तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लेब हो जाता है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होने के कारण से है ना, ये अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसमें रिपल्सन होने लगता है। इसी कारण से फ्लोरीन उतना इलेक्ट्रॉन को कोशिश नहीं कर पाता है जितना इसको पसंद था। लेकिन उसी ग्रुप में उसके नीचे फिर कौन आता था, फ्लोरीन के नीचे क्या आता था क्लोरीन, उसके बाद नीचे ब्रोमीन, का आता नीचे आयोडीन। लेकिन क्लोरीन का साइज तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये तो थर्ड सेल में आने लगता है, में डी वगैरह आने लगती है इसमें। इसी कारण से इसके पास ज्यादा बिगर साइज होने के कारण से ये अब अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन ले पाता है। इसी कारण से सबसे ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करेंगे है ना, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का बात करेगा तो फ्लोरीन, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला तो हमारा आंसर क्या होगा आपका क्लोरीन। देखिए घबराइएगा नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन में तो ये पहला ऑप्शन नहीं फ्लोरीन जा हुआ है। तो फ्लोरीन कब, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोला है तब। अगर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है तो क्या होगा हमारा क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है, इंथैल्पी जो है नाइट्रोजन का वो ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। मतलब यहाँ पे दो एटम का बात हो रहा है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। बोला है कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं बताते हैं, जैसे नाइट्रोजन के अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं और ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको भी एनर्जी लगेगा, यहाँ भी आपको एनर्जी लगेगा। तो ज्यादा नाइट्रोजन में लगता है, ऑक्सीजन में कम लगता है। मतलब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन निकालने में कम देना होगा। तो बोल रहा है था कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। देखिए तो इस सब का कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है। देखिए क्या 1s2, 2s2, 2p3, 2p3 का मतलब यहाँ p इलेक्ट्रॉन में, ये 3 इलेक्ट्रॉन भरे में p के सबसे में। ऑक्सीजन कितना होता है ये 8, क्या होता है ये 1s2, 2s2, 2p4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4। अब देखिए अगर आप ध्यान दे पाइएगा, देखो इसमें 3 ऑर्बिटल है, तीनों बराबर भरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड, सुना होगा। ये तो हाफ फील्ड नहीं है। और जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर तुम यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो ऑफकोर्स तुम इसके हाफ फील्ड को डिस्टर्ब करोगे। लेकिन ऑक्सीजन का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हाफ फील्ड बनेगा ना। इसी कारण से ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन नाइट्रोजन जल्दी दे पाता नहीं। तो ये बोला गया है कि आयनेशन एनर्जी जो नाइट्रोजन वो ज्यादा होता है। क्यों, क्या है, पहला है नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, ये तो गलत बात है। ऑक्सीजन छोटा होता है और नाइट्रोजन बड़ा होता है। फिर क्या है, नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, हाँ यही ऑप्शन है कि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है। इसी कारण से है ना इसको है ना इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको दिक्कतें होगा, उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, जबकि ऑक्सीजन के पास पूरा हाफ फील्ड नहीं है।
है ना। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो एक्सचेंज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी होता है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी एक मेमोरी बेस्ड की चीज है, बताते हैं। हर ग्रुप का अपना नाम होता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं ग्रुप 2 को। अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम होता है ना ग्रुप 2 को, मतलब जिसमें आपके है ना जैसे 2 में आता है, जैसे कि आपका बेरिलियम हो गया, है ना, आपका मैग्नीशियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया ना, बाटा कार स्कूटर है ना, ऐसे करके फिर बापरा आदि ऐसे करके था ना ऐसे। तो ये सब जो एलिमेंट हैं वो ग्रुप 2 के आते हैं, और वो कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमारा कौन सा आंसर होगा हमारा? मैग्नीशियम। और जो पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कली, अल्कली मेटल। सोडियम पोटेशियम लिथियम इसको अल्कली मेटल, जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़े 32 नंबर की ओर। तो बोला द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। मतलब एक जो पीरियोडिक टेबल होता है, तो जब हम क्रॉस द पीरियड जाते हैं, पीरियड पीरियड मतलब पड़ा हुआ, ग्रुप मतलब गड़ा हुआ, ऊपर से नीचे आइएगा, अगर ये ऊपर से नीचे वाला बात होता है तो ये ग्रुप होता है, मतलब वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह जो पड़ा हुआ लाइन होता है उसका बोलते हैं लोग पीरियड। तो बोला जा रहा है कि जब आप एक पीरियड जाते हैं, इधर से लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो आपका जो साइज होता है एटॉमिक का रेडियस होता है डिक्रीज हो जाता है। क्यों? तो क्या होने के कारण कि जैसे हम लेट जाते हैं, जैसे क्या होता है इसमें जेड इफेक्टिव बढ़ते रहता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण से ही, है ना, उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले बात एक है ना? ऐसे। चलिए, दैट इज बोला है इन द रिएक्शन, रिएक्शन दिया है हमारे पास, क्या रिएक्शन है? 2Na प्लस Cl2 से बना है मेरा 2NaCl। विच सबस्टांस इज ऑक्सीडाइज्ड। इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो चलिए ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा। सोडियम यहाँ अकेले है, ना इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया, तो जीरो। क्लोरीन यहाँ दो है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन ना ले रहे ना दे रहे, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। ये बना दिया NaCl। तो Na और Cl में सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया है, ये हो गया प्लस में, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया तो हो गया माइनस में। देखिए, तो ऑक्सीजन सोडियम जीरो से प्लस चला गया, क्लोरीन जीरो से माइनस चला गया। तो बढ़ा कौन? सोडियम। थोड़ा ना बढ़ा, मतलब ऑक्सीडाइज किसका हुआ? सोडियम का। ऑप्शन नंबर ए, है ना? ऐसे। चलिए 34, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। ये वही सवाल आ गया, है ना, जैसा भी हम लोग Fe2O3 का निकाले थे ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकलता है भाई? तो जो कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है K2Cr2O7, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट है पहले पहचानिए। इसमें पोटेशियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन। जिसका पूछा है उसको एक्स मानिए, एक्स मान लिया मैंने। और बाकी का आपको खुद से जानना पड़ेगा। तो पोटेशियम 19 होता है, तो 2 8 8 1, इसका मतलब इसके बाद +1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा ये, कहते हैं ना जी। देखिए पोटेशियम कितना 19, 2 8 8 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना लिया? 2, इसका आंसर -2 हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बना दीजिए। पोटेशियम का +1 होता है, तो +1 2 है, गुना 2 प्लस। क्रोमियम का कितना होता है? तो मतलब एक्स माने तो एक्स कितना पीस है? 2, तो गुना 2 प्लस। ऑक्सीजन कितना होता है? -2, तो -2 गुना कितना पीस है? 7, तो 7। सब खत्म हो गया, बराबर का साइन। इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब क्या? जीरो। सॉल्व कर दीजिए। 2 + 2x - 14 = 0। तो 2x -14 + 2 जाएगा तो -12 बचेगा, = 0। तो यहाँ से 2x बराबर का होगा प्लस का 12, तो x बराबर का होगा +12/2, कट जाएगा, क्या होगा? प्लस का 6, तो मेरा क्या होगा? +6, मेरा जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नाम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35। बोला द चेंज इन इंथैल्पी फॉर ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज क्या होता है? देखिए बड़ा सिंपल है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलना। हीट निकलना मतलब ये क्या होगा? हमेशा नेगेटिव में। अगर बोलता हूँ एंडोथर्मिक मतलब हीट लगाना पड़ता,
तो होता पॉजिटिव। वो बोलता इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब इधर से उधर दोनों सब हो रहा है, उसका मतलब वहां पे क्या होता है, जीरो। ऐसे मैंने आइसोथर्मिक अगर बोलता है इक्विलिब्रियम नहीं। जैसे अगर एंडोथर्मिक बोला, जिससे लिख देते हैं, अगर एंडोथर्मिक बोला तो वहां पे पॉजिटिव। अगर वो बोलता एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रहा है, तो वहां पे एनर्जी नेगेटिव। अगर वो बोल देता आइसोथर्मिक मतलब ना हीट लग रहा ना, तो वहां पे क्या होगा, का चेंज इन एंथैल्पी जीरो, ना एनर्जी लगेगा ना एनर्जी रिलीज होगा। चलिए आगे सर सवाल बढ़ते हैं। बोल रहा है विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस द एंट्रोपी। ये आपको ध्यान करने वाला बात है कि हर थर्मोडायनामिक्स के नियम में है ना, सब वक्त किसी में बताया गया, किसी में एंट्रोपी बताया गया, किसी में एंथैल्पी बताया गया। तो बोला इंट्रोपी किस टर्म में आया था, इंट्रोपी को हम लोग डेल्टा एच से बताते हैं, है ना, चेंज इन ट्रॉपी को। तो इंट्रोपी जो आया था मेरा सेकेंड लॉ में आया था। तो थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ हमें इंट्रोपी के बारे में सिखलाता है। इंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस, मतलब एक किसी भी सिस्टम को अगर आप हिट कीजिएगा या कोई भी सिस्टम नहीं भी हिट कीजिएगा तो हमेशा चाहता है कि अपने रैंडमनेस को बढ़ाए, है ना, वो अपने आप को है ना ज्यादा स्पेस घेरना चाहता है, ऐसा करके। चलिए ये हुआ हमारा 36 नंबर सवाल। उसके बाद बोल रहा है 37 नंबर, बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ए रिएक्शन इज 10, मतलब एक इक्विलिब्रियम का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ रिएक्शन है, मान लीजिए ए से कोई बी, और इसका कांस्टेंट दे दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना 10। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है। बोला व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज। देखिए ये बड़ा इसको समझने वाला बात है। अगर मान लीजिए एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मतलब अभी दोनों बराबर है, और अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा दीजिएगा, मतलब आप बी को बढ़ा दीजिएगा, तो अगर आप बी को बढ़ा दीजिएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, किधर की बताइए। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में थे, मतलब ए कन्वर्ट हो रहा था बी में, बी कन्वर्ट हो रहा था ए थे, और आपने अगर बी को बढ़ाया, तो ये रिएक्शन क्या चाहेगा कि हम इसको कम करें, और कम करने क्या करेगा, और बी बनने लगेगा कि बी खत्म होने लगेगा, तो बी टूटने लगेगा। मतलब ये रिएक्शन ए से बी ना क्या होगा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में था इक्विलिब्रियम, अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं तो ये वापस आने लगेगा, रिएक्टेंट बनाने लगेगा, ताकि आपने जो एक्सेस बनाया उसको वो कम कर सके और फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ सके। ये एक साइंटिस्ट के द्वारा भी दिया गया था, जिसका नाम लिचिटेरियल प्रिंसिपल के भी नाम जानते हैं ना, लिचिटेरियल बोलते हैं इसको। तो देखिएगा है ना, वो यही बताता था कि अगर किसी इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा, कैसे डिस्टर्ब करेंगे, या तो रिएक्टेंट को बढ़ा करके, या तो जैसे इसका कहना था किसी भी रिएक्टेंट में, है ना, जैसे ये नाम क्या, ले चाटेलियर प्रिंसिपल। ये क्या बोला कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम में को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, और आप इसको डिस्टर्ब कर दिए, मतलब कैसे डिस्टर्ब कर दिए, या तो किसी एक को बढ़ा करके, तो वो उसको खत्म करना चाहता है, कैसे, उसका उल्टा काम करके। जैसे अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाइएगा तो वो रिएक्टेंट बनना स्टार्ट कर देगा, मतलब पीछे जाने लगेगा रिएक्शन। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा दीजिएगा तो वो रिएक्शन को खत्म करेगा, रिएक्टेंट को किधर आगे बढ़ा बढ़ा। तो मतलब तो वही बोला है कि व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ा देते तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड की ओर जाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, बैकवर्ड जाने लगेगा रिएक्शन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीएच ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल आ गया तो ये तो बच्चा से सीखते आ रहे हैं, 7 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस बेस। देखिए ये लुइस वाला नाम भी आता है एग्जाम में, ये भी दो चीज बताया था, है ना, एक बोला था एसिड और एक बोला था बेस। ये जो कहानी है ना, एसिड और बेस, वो ऑन द बेसिस है लोन पेयर पे। जैसे कि अगर कोई कंपाउंड, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो समझिए ये बेस होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन लोगे तुम अगर एक्सेप्टर हुए, ये कहलाता है एसिड। और ये लुइस बेस कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दोगे तो लुइस बेस, इलेक्ट्रॉन लोगे तो लुइस एसिड। तो बोल रहा है कौन है यहाँ पे जो लुइस बेस है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो देगा वही जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो H प्लस तो कभी नहीं देगा। अब यहाँ पता करते हैं सबको, देखिए BF3 में बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कितना हुआ, 2 और 3, बाहर में कितना है, 3। बॉन्ड कितना बना जाए, 3, तो सब तक खत्म, ये नहीं दे सकता। अमोनिया कितना एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का 7, तो 2 और 5, बाहर में कितना होता है, 5।
लेकिन बॉन्ड कितना बनाया, मात्र 3, तो 2 बच ना जाएगा इसके पास। मतलब बी जो अमोनिया है ना, में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन के पास कितना था, 1 2 3 4 5, इसमें तो 3 ही गुण बनाया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये तो बच गया। ये किसी को दे सकता है और ये किसी को दिया, इसका मतलब आप हैं लुईस बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है ना। द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है। ऐसे देखिए समझते क्या है कॉमन आयन। जैसे मान लीजिए एक कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें AgCl टूट रहा है Ag+ में और Cl- में, ठीक है। मतलब ये सॉल्युबल हो रहा है। मतलब ये देखिए AgCl क्या होते हैं आपके, सॉइड में होते हैं, ये सब प्रेसिपिटेट होता है, दाना दाना जैसा होगा ऐसे, तो ये टूट रहा है। अब क्या किए, अगर बाहर से आप इसमें कुछ ऐड कर दिए, ये एनी कंपाउंड, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि आपने जो कंपाउंड इसमें ऐड किया उसमें कुछ ऐसा चीज ऐड कर दिया जिसके पास वही आयन था जो इसमें पहले से उपस्थित है। जैसे इसमें Ag+ और Cl- है, तो अगर तुम मान लो इसमें तुम डाल देते हो KBr, देखिए तो यहाँ पे क्या देगा, KBr देगा, K पे प्लस और Br पे माइनस। तो क्या ये दोनों आयंस हैं क्या, देखो यहाँ K है, यहाँ पहले से नहीं, Br- है यहाँ पे नहीं, तो ये कोई कॉमन आयन नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे अगर मान लो KCl डिजॉल्व कर देता तो क्या देता हमें, एक K पे प्लस और Cl पे माइनस। अगर KCl दिए तो बताइए Cl तो दे दिया, और अगर Cl दे दिया तो बताइए, तो यहाँ पे Cl का संख्या बढ़ा देगा, Cl का संख्या क्या होगा, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ कि पहले से क्लोरीन वहां प्रेजेंट था, क्लोराइड आयन, हमने बाहर से इसमें क्लोराइड आयन को और ऐड किया, तो कॉमन आयन दोनों में हो गया, और दोनों कॉमन आयन का आने से क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड की हो जाएगा। तो बोला है कि जो कॉमन आयन होगा किससे रिएक्ट करता है, तो इस बैकवर्ड होने के कारण से जो चीज पहले AgCl घुल रहा था, ये सॉल्युबल हो रहा था, अब वो सॉल्युबल होना बंद हो जाएगा, बल्कि और वो जमने लगेगा और वो प्रेसिपिटेट होने लगेगा। तो मतलब कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है वो मेनली सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करता है, कि कितना घुलेगा कितना नहीं घुलेगा, ज्यादा घुलेगा कम घुलेगा ऐसे। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो किससे एसोसिएटेड है, तो किससे एसोसिएटेड है, वेपर सॉल्यूशन से, साल्ट हाइड्रोलाइसिस से, कि सॉल्युबिलिटी, तो क्या होगा हमारा सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम से। मतलब ये मेनली सॉल्युबिलिटी को ही इफेक्ट करता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए, तो ये थे जी आपके है ना पहले मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, है ना। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा, है ना। आप इसके बाद देखिए, क्योंकि मॉडल सेट जनरली देखा गया है कि मॉडल सेट से ही सवाल आते हैं बार बार, है ना। आपको मतलब आउट ऑफ 40 में से, है ना, आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से एग्जैक्ट मैच कर जाएगा विद ऑप्शन। तो आप इसको अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना।